अक्टूबर माह में मिलने के लिए कृपया संपर्क करें। दिल्ली 1 व 2 अक्टूबर, चंडीगढ़ 3 अक्टूबर, जयपुर 4 अक्टूबर, अहमदाबाद 19 व 20 अक्टूबर, मुंबई 21 अक्टूबर, जोधपुर 22 व 23 अक्टूबर। इसके अतिरिक्त टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी अवेलेबल है। संपर्क 095-290-20222। मेरे बेहद प्रिय साथियों, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। साथियों, यदि आपकी कुंडली मीन लग्न की है और आप ये जानना चाहते हैं कि जीवन में आपका मन माफिक समय या राजयोग या आपकी किस्मत के सितारे कब चमकेंगे, अगर संघर्ष करके आप परेशान हो चुके हैं तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे वो सारे समीकरण जो मीन लग्न के लिए होते हैं, बेहद 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 फायदेमंद। तो साथियों, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम एक श्रृंखला ख़ास तौर पर ऐसे जातकों के लिए लेकर के आ रहे हैं जिनकी जो शादी है वो वैदिक रीति से, वैदिक हिंदू रीति से हुई है, और किसी भी प्रकार की समस्या यदि उनके शादीशुदा जिंदगी में आ रही है तो उसको वो बिल्कुल भी मिस न करें, बेसब्री के साथ में उसका इंतज़ार ज़रूर करें। साथियों, जैसा कि हमारा ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है ये सामान्य से भी सामान्य या एक लेमैन के लिए है, जिसको नहीं पता कि मीन लग्न की उसकी कुंडली है भी या नहीं है। आप अपनी जन्म कुंडली निकालिए और जहाँ पर जन्म लग्न कुंडली लिखा है उस पर दृष्टिपात कीजिए। जिस स्थान पर ये 12 अंक यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं, अगर यही स्थिति आपकी कुंडली में है तो आप भी मीन लग्न के जातक हैं। और मैंने अपने अनुभव में पाया है कि जो 12 लग्न हैं उनमें से एक ये लग्न मीन लग्न बेहद ही अच्छे लग्नों में से एक हैं। तो 50% तो आपकी चिंता वैसे ही ख़त्म हो जानी चाहिए। साथियों, जो मीन का अर्थ होता है मछली। इसको अंत्य मतलब ये अंतिम राशि है, राशि चक्र की अंतिम राशि है, इसलिए इसको अंत्य भी कहा जाता है। और ये लोग जो मीन लग्न के जातक होते हैं हमेशा बेचैन रहते हैं। समुद्र में जो मछली होती है ना, वो कहीं पर एक स्थान पर लंबे समय तक टिकती नहीं है, इधर उधर वो भटकती रहती है। उसका मन जो है हमेशा विचलित रहता है, अशांत रहता है। ऐसे लोगों को इतिहास में, धर्म में बहुत ख़ास रुचि होती है, उसको पढ़ने का भी ये कभी कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं। सब कुछ होते हुए भी सामान्य तौर पर इनका जो जन्म होता है वो ऐसे घर में होता है जहाँ पर भौतिक सुख सुविधाएं जो मूलभूत होनी चाहिए वो होती हैं, परंतु सब कुछ होते हुए भी इनको लगता है कि इनके पास में कुछ भी नहीं है। मिलनसार ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं, जिससे भी मिलते हैं उसको ये अपना बना लेते हैं। जीवन में कभी ना कभी इनको आकस्मिक धन हानि का भी अवश्य योग बनता है। एक श्लोक आता है मीन लग्न के व्यक्तित्व को बताने के लिए, उसका मैं जिक्र यहाँ पर ज़रूर करना चाहूँगा कि मीनोदय अल्परति इष्ट जना अनुकूल तेजो बल प्रचुर धान धन्यस्य विद्वान। अर्थात मीनोदय अल्परति, अल्परति मतलब विषय, विकार, काम, कामोत्तेजना, वासना, इसमें इनकी कम रुचि होती है। मीनोदय अल्परति इष्ट जना अनुकूलम। इनके जो परिवार के सदस्य होते हैं इनको अपने परिवार से बहुत प्रेम होता है। बाहर से चाहे ये कैसे भी नजर आए, अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के दुख से इनको पीड़ा होती है और ये उसमें शरीक होना चाहते हैं और दिल से उनकी मदद करना चाहते हैं। तेजो बल प्रचुर, तेज और बल इनमें प्रचुर मात्रा में होता है। धान्य धनस्य मतलब धन और धान्य का भी इन पर कोई कमी नहीं होती है, और विद्वान भी ये ज़बरदस्त होते हैं। साथियों, जिस प्रकार से मछली को पकड़ने के लिए जो मछुआरा है वो जाल बिछाता है या कांटे में कुछ लालच भरी कोई वस्तु डालता है खाने की, जिसको देख करके मछली जाल में फंस जाती है, इस प्रकार से मीन लग्न के जो व्यक्ति हैं ये बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं
और विश्वास करने का इनको हमेशा जो नतीजा मिलता है वो यही मिलता है, धोखा। और इनके आसपास के अपने करीबी मित्र रिश्तेदार ही इनको ऐसे वक्त धोखा देते हैं जबकि ये सोच भी नहीं सकते कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ऐसे ऐसे व्यक्ति इनको धोखा दे जाते हैं। एक पुराणों में कथा आती है, भगवान जो विष्णु हैं उन्होंने मत्स्य का अवतार लिया था और उसका जो चित्रण किया गया है वो इस प्रकार किया गया है कि जो धड़ है वो मछली का है और जो सिर है वो भगवान विष्णु का है। ये अपने आप में बलिदान का प्रतीक है। धरती को बचाने के लिए ही विष्णु जो है वो स्वर्ग लोक से, परलोक से यहाँ पर मत्स्य अवतार में आए थे। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है, जब काल पुरुष के अंगों का वर्गीकरण हम हर राशि के आधार पर करते हैं तो मीन जो है उसका स्थान है पैरों में। पैर जो है वो हमारे शरीर का पूरा भार उठाते हैं, पूरा उत्तरदायित्व पैरों के ऊपर है। पैर नींव हैं, चलने में हमें मददगार करते हैं। मीन लग्न के जो जातक होते हैं इन पर उत्तरदायित्व, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती है अपने परिवार के पालन पोषण करने की। विष्णु भी संचालक हैं, ऑपरेटर हैं। ऐसी ही भूमिका परिवार में मीन लग्न के जातकों की होती है। परोपकारी ऐसे होते हैं कि किसी का दुख इनसे अपनी आंखों से बिल्कुल देखा नहीं जाता। जो भी इनसे बन पड़ता है अपनी तरफ से पूरी मदद करते हैं। जो है और जो मिल गया उसका कभी इनको गुमान नहीं होता, ना ही किसी प्रकार का अहंकार होता है। 6 मैं ऐसी स्थितियों पर चर्चा करूंगा। आप अपनी अपनी जन्म कुंडलियां निकाल लीजिए। उससे पहले मैं ये बता दूं कि शुक्र जो है वो मीन लग्न के लिए अच्छा नहीं माना गया है। एक तो शुक्र अष्टमेश और द्वितीय भाव का स्वामी होकर के ये दोनों भाव अच्छे नहीं माने गए हैं, खास तौर पर अष्टम भाव। तो बहुत कम ऐसी स्थितियां होती हैं शुक्र की जो मीन लग्न में लाभदायक हो। कुछ होती है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। और गुरु जो कि लग्नेश है उसका शत्रु भी है शुक्र, इसलिए शुक्र जो है वो बहुत मामलों में इनके लिए विपरीत होता है। और शुक्र जो है वो ऐश्वर्य का, वैभव का कारक है, आपको पता है। सबसे पहली स्थिति 12th हाउस में यदि चंद्रमा है और उस पर गुरु की दशा आ जाए। आप अपनी अपनी कुंडली उठा लीजिए और देखिए कि कब कब आपके राजयोग की स्थिति निर्मित हो रही है। चंद्रमा इस कुंडली में पंचम भाव जो कि लक्ष्मी का भाव है वो होकर के यदि चंद्रमा 12th हाउस में बैठा हुआ है, अकेला बैठा हुआ है और इस पर से लग्नेश की दशा आ जाए। मीन लग्न में केंद्र के 2 भावों का अधिपति स्वयं बृहस्पति है। गुरु की दशा में ऐसा व्यक्ति जिसके चंद्रमा 12th हाउस में मीन लग्न में है उसको पैसे रखने की समस्या हो जाती है, इतना धन बरसता है। पहली स्थिति। साथियों, दूसरी जो स्थिति है जिसको कि मैं राजयोग, अच्छा योग, सुख का योग वो कहता हूँ, वो ये है कि यदि 2nd हाउस में चंद्रमा और पंचम हाउस में मंगल, 2nd हाउस में चंद्रमा और पंचम हाउस में मंगल। इससे पहले मैं जिक्र कर रहा था शुक्र तृतीय भाव का स्वामी। यदि ये स्थिति है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का एक्सचेंज हो गया। मंगल द्वितीय भाव का स्वामी होकर के पंचम भाव में जाकर के बैठा है और चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी होकर के द्वितीय भाव में जाकर के बैठा है। एक्सचेंज ऑफ हाउसेज है और ये ज़बरदस्त योग कारक, धनदायक, वाहनदायक, राजयोगदायक, मनोकामना पूर्ति कारक ये योग है। अगर इस प्रकार का कोई योग आपकी जन्म पत्रिका में है तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगल और चंद्रमा की दशा या अंतरदशा में आपको माँ लक्ष्मी की बहुत ज़बरदस्त कृपा मिलेगी। साथियों, तीसरी जो स्थिति है, यदि आपकी कुंडली में गुरु 6ठे भाव में, शुक्र 8वें भाव में, शनि 9वें भाव में और चंद्र और मंगल 11वें भाव में, यदि ये स्थिति बन रही है तब कहना ही क्या।
अति सुंदर राजयोग। गुरु छठे भाव में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं और यहाँ पर गुरु लग्नेश और केंद्र के दो दो घरों के अधिपति होकर के यहाँ बैठे हैं। शत्रु इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा इस स्थिति में। शुक्र यहाँ पर स्वग्रही है। मैंने पहले बताया था कि शुक्र कब कब मीन लग्न के लिए अच्छा है, इस स्थिति में अच्छा है, पूर्ण ऐश्वर्य और वैभव देगा। शनि भाग्य स्थान पर बैठ करके 1, 2, तीसरी दृष्टि से अपने ही घर को देख रहा है। आय नियमित रूप से होगी, पैसों को लेकर के कोई समस्या नहीं होगी। और ये 11th हाउस में हम देख रहे हैं कि चंद्रमा और मंगल की युति है। चंद्रमा यहाँ पर बैठ करके अपने ही घर को देख रहा है, उच्च शिक्षित ऐसा व्यक्ति होता है। ये यदि कॉम्बिनेशन है तब भी भरपूर बधाइयाँ साथियों आपके लिए। राजयोग के अगले समीकरण जो कि मीन लग्न के लिए ख़ास तौर पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, कब कब मीन लग्न में राजयोग की स्थिति निर्मित होती है। यदि 11वें भाव में चंद्र मंगल और बुध की युति है, अभी चंद्र और मंगल की हमने चर्चा की है, चंद्र मंगल के साथ ही यदि बुध बैठ जाए यहाँ पर, बहुत सुंदर स्थिति। केंद्र का चौथा घर सुख भाव, सप्तम भाव, दोनों का अधिपति होकर के बुध आय भाव में बैठा हुआ है साथियों। बहुत सुंदर राजयोग। पति और पत्नी दोनों यहाँ पर अपने पैरों पर खड़े होंगे और दोनों ही अपार संपदा अर्जित करने वाला योग यहाँ पर निर्मित होगा, अगर ठीक से कुंडली मिला करके विवाह किया गया है तो। नहीं भी किया गया है तब भी ये राजनीति में विशेष योग कारक है। अगला 5वां राजयोग जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ साथियों, यदि शनि और चंद्रमा लग्न में है, शनि और चंद्रमा लग्न में, इसके साथ ही मंगल 11वें भाव में, इसके साथ ही शुक्र छठे भाव में, और इसके साथ ही यदि शुक्र की दशा चंद्र और शनि की जो युति है वो आमतौर पर ठीक नहीं मानी जाती, पर मीन लग्न में यदि चंद्र और शनि की युति लग्न में है, शुक्र छठे भाव में बैठा हुआ है और मंगल 11वें भाव में बैठा हुआ है, बहुत सुंदर राजयोग ये देगा। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है साथियों। चाहे पैसों की बात हो, सुख सुविधा की बात हो, प्रतिष्ठा की बात हो, अवसरों की बात हो, विदेश यात्राओं की बात हो, इस कॉम्बिनेशन में ऐसा कोई भौतिक सुख नहीं हो सकता, इसके साथ में आध्यात्मिक सुख नहीं हो सकता जो व्यक्ति को ना मिले। और इन सब की दशाएं विशेष अनुकूल रहेगी, मंगल की, शनि की, चंद्रमा की और शुक्र की। अंतिम जो आज मैं एपिसोड के अंत में चर्चा करना चाह रहा हूं वो मीन लग्न में यदि चंद्र मंगल बुध और गुरु 4th हाउस में, चंद्र मंगल बुध और गुरु, विराट राजयोग, राजे महाराजाओं जैसा राजपाट, सुख सुविधाएं, सम्मान, सब कुछ ये स्थिति देता है। और जैसा कि मैं अपने पिछले एपिसोड्स में बता चुका हूं कि राजयोग को हम क्यों जोड़ करके देखते हैं कि आप कोई मंत्री बन जाएंगे, एमएलए बन जाएंगे या किसी प्रतिष्ठित पद को प्राप्त कर लेंगे। राजयोग मेरे अर्थों में यदि हमारी कोई बरसों पुरानी मनोकामना पूर्ण होती है, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे, यदि वो पूर्ण हो जाती है तो हमारे लिए वो राजयोग ही है। हम जैसा जीवन चाहते हैं वैसा जीवन यदि हमें मिल जाता है भौतिक और आध्यात्मिक साधनों के द्वारा और कुंडली के सपोर्ट के द्वारा, तो किसी प्रकार से वो राजयोग से कम नहीं है। मीन लग्न के मेरे सभी प्रिय जातकों से मैं निवेदन करता हूं कि आप न केवल इसको स्वयं देखें, मिलाएं, इससे लाभ लें, बल्कि अपने मित्रों तक, अपने रिश्तेदारों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का प्रयास करें। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। यदि बेहतर जीवन की ओर ले जाने में कहीं ना कहीं ये
एपिसोड आपको, ये कार्यक्रम आपको सपोर्ट कर रहा है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है वो ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे नवीन कार्यक्रम तुरंत मिलते रहें। आप स्वस्थ व समृद्ध बने। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।